नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कटरा प्रखंड के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष चंद्रकांत मिश्रा जी से, जो बताएंगे कि यहाँ कोरोना को लेकर क्या समस्या है और कैसे उसका निदान किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में किन मुद्दों को लेकर यह आगे विधायक का चुनाव करेंगे। ऐसी संभावना भी बन रही है कि ये भी अपनी उम्मीदवारी रख सकते हैं, क्योंकि जनता ने, यहाँ के लोगों ने इस विषय पर भी चर्चा शुरू कर दिया है। तो इसी विषय पर हम जानने का आगे प्रयास करेंगे। दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने स्तर से कमेंट कर हमें सूचित करें कि कैसे यहाँ का निदान निकलेगा और कैसी समस्या का समाधान होगा। तो चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या क्या निदान निकाला गया है। मेरे यहाँ सर्वप्रथम जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस समय तो देहात में कोरोना था ही नहीं, लेकिन सरकार की गलत नीति के चलते अब सारा कोरोना उठ के देहात में पहुंचा दिया गया है। कारण कि जो बाहर दिल्ली, बम्बे, गुजरात, अन्य जगह पर जो लोग थे वहां से भागकर सभी आदमी गांव में आ गए हैं। गांव में आने पर कोरोना का स्टेशन तो बनाया गया, लेकिन वहां समुचित व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके चलते 2-3 दिन पहले भी हमारे यहाँ से 8 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव होके गए हैं दिखाने के लिए। अब यहाँ भय बहुत व्याप्त है। लोग तथा यहाँ के प्रखंड के प्रशासन की तरफ से बहुत ही कोरोना के लिए व्याप्त व्यवस्था की गई कि लोग अपना डिस्टेंस भी रखे बना के। जो सरकार का नियम है उसका भी लोगों ने पालन किया। सरकारी स्तर से थाना और प्रखंड के स्तर से भी उन लोगों ने अपना भरसक प्रयास किया और बहुत अच्छा हम लोगों का व्यवस्था था, चल रहा था। लेकिन सरकारी व्यवस्था के चलते हम लोगों के यहाँ इस कदर कोरोना प्रवेश कर गया है कि सारे लोग एरिया के भयभीत हैं। जी, तो इसमें जो निदान निकाला जा रहा है सरकार के स्तर से, तो क्या उस निदान से आप संतुष्ट हैं? सरकार के स्तर से तो देहात में कोई निदान नहीं है। अब कोरोना सेंटर जो हम लोगों का गंगा हाई स्कूल बना हुआ था, उसके अलावा और भी हर स्कूल को बनाया गया था, उसको भी तोड़ने का पेपर में अनाउंस हुआ है कि अब तोड़ दिया जाएगा, घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में घर में कितना सुरक्षित रह पाएगा, चाहे इसकी मान्यता देगा कि हम सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें, ये कहना संभव नहीं लगता। मार्केट पर जहाँ तक बात है, तो जब मार्केट लगता है उस समय व्यवस्था चरमाया जाता है। उससे पहले हम लोग गाँव घर के लोग हैं, कोरोना के लिए जो डिस्टेंस बनाना है, सैनिटाइज करना है, मुखिया की तरफ से सैनिटाइज कराया गया है। पंचायत के लोगों को जहाँ जहाँ हुआ दवा का छिड़काव हुआ, मास्क ये जो हमको पहने हुए देखते हैं, ये भी मुखिया द्वारा प्रदत्त है। उन्होंने साबुन और ये बांटने का कार्य किया है। यहाँ के प्रशासनिक और लोकल लोग भरसक इसके लिए लड़ाई में अपना योगदान कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है, इससे लग रहा है कि हमारे यहाँ जो लगातार मरीजों का वृद्धि होता जा रहा है, लग रहा है कि हमारा कटरा ही क्या कहें, मुजफ्फरपुर ही बम्बे, दिल्ली के से न कहीं भविष्य में बन जाते 1-2 महीना में। इसलिए इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की कमी है कि सरकार ने क्वारंटाइन बिना समझे कर दिया। जो जहां था उसको वहीं क्वारंटाइन करके उसकी दवा, उसकी व्यवस्था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, तो इतना सरकार का खर्च नहीं पड़ता। सरकार ने डबल खर्च कर दिया, डबल दौड़ा दिया। एक का रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगार सब गांव में आया है। वो जो है सो उसमें से बहुत सारे लोग जो है सो गलत स्टेप ले रहे हैं, जो समाज के लिए शोभनीय नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी परेशानियों का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। सरकार को कहेंगे घर घर जांच करने का तो अनाउंस किए हैं, जांच कराकर जो जहां है उसकी समुचित दवा की व्यवस्था हो, यही हमारा आग्रह है। जी, तो कोरोना को लेकर आप बहुत ही चिंतित हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है आगे 2020 में, और आप चूंकि इस प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर पार्टी को आगे आना चाहिए विधानसभा चुनाव में? आपके हमारे यहाँ
जो स्थानीय मुद्दा है हम लोग तो उसी को लेके चलेंगे। क्या बाहर के मुद्दा से तो हम लोगों को कोई वास्ता है नहीं। स्थानीय मुद्दा में है कि सड़क की स्थिति आप देख लिए हैं कि डेली 25-50 आदमी गिरता है। जो पीडब्ल्यूडी सड़क है उसमें बिना पानी का आज के डेट में जो बारिश हुई भी नहीं, और आप आए हैं तो आपको पता लग गया कि कैसा है। डेली 10-20 लोग गिरते हैं उसमें, महिला के साथ मोटरसाइकिल से। हम लोग कई पत्रकार लोगों को भी यहाँ से दिए कि इस पर कोई सुनवाई होगा, तो एसडीओ ने एक दिन कहा कि हम आ रहे हैं उसकी व्यवस्था से, लेकिन फिर वो आया नहीं। यहाँ पुल की व्यवस्था है जो मात्र 8-10 दिन के बाद जब फ्लड पूरा आ जाएगा तो हमारा 16 पंचायत प्रखंड से बिल्कुल कट जाएगा, उसको जाने आने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए उस व्यवस्था को बरकरार किया जाए। ये जो बांध के अंदर में विस्थापित परिवार है उसका जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन लोगों का शादी ब्याह बंद है, घर धराशायी हो गया है, रहने की व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति में उनके पुनर्स्थापन के विस्थापन की व्यवस्था की जाए, उसका पैसा दिया जाए, भुगतान किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम लोग के यहाँ फ्लड आता है तो 3-4-5-6 पंचायत हमारा जो है सो फुल्ली फ्लड से इफेक्टेड होता है। बांध के बाहर जैसे कि चंगेल, पहसौल, बंदपुरा, तेवाड़ा, बर्री और सोनपुर, बसघट्टा, इतना पंचायत पूर्णतः पानी के गोद में समाप्त जाता है, जिसमें आदमी को जान माल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा होती है। इस स्थिति में मैं आग्रह करूंगा कि उस दिन भी मीटिंग में मैंने बोला है, आज भी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि जो भी तैयारियां करना है उसको बाढ़ से पूर्व 10 दिन के अंदर नाव की व्यवस्था, सांप काटने की दवा की व्यवस्था, आदमी की दवा की व्यवस्था, पशु की चारा की व्यवस्था, आदमी को जब घर बाढ़ आने के बाद घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए तिरपाल की व्यवस्था, पशु के चारा की व्यवस्था, इन सब चीज को पहले ही एकत्र किया जाए ताकि लोगों को उस बाढ़ के समय में किसी भी अनहोनी का सामना नहीं करना पड़े और लोग सुरक्षित रहे। मुद्दा है कृषि ऋण, कृषि में फसल बीमा, जो पहले के सरकार था 4 साल पहले कि एक पंचायत इफेक्टेड हुआ तो उसको फसल बीमा मिलता था, एक प्रखंड इफेक्टेड होता था तब उसको फसल बीमा मिलता था। पूर्व की भांति फसल बीमा को चालू किया जाए ताकि किसान को लाभ हो। तो अभी जिन बातों को लेकर आप बता रहे हैं, तो अभी तक चूंकि देश आजाद हुए बहुत समय बीता है और लगातार यहाँ विधायक रहे हुए होंगे और जनप्रतिनिधि लोग काम किए हैं, तो अभी तक इसके निदान नहीं निकलने का क्या कारण आपको नजर आ रहा है, ये बताएं। हम लोगों का क्षेत्र पहले था गाय घाट में, अब उसमें से कट के हम लोगों का पंचायत फिर चला गया पुनः औराई में। हम लोग दोनों पंचायत अति के विधानसभा क्षेत्र के किनारा में पड़ते हैं। कारण है कि थोड़ी हम लोगों का जो आबादी है उस अनुपात में नहीं है जो विधानसभा का होता है, उसमें 2 आना हम लोग मुश्किल से पड़ते हैं। किसी भी नेता का ख्याल ये नहीं होता है कि इनकी व्यवस्था करें, इनकी सड़क की व्यवस्था करें। वो लोग कटरा और औराई में जो पड़ने वाले, कटरा और गाय घाट में जो पड़ने वाला मेरा गांव है, पंचायत है, उसको पूर्ण अनदेखी करते हैं। जो हमारे यहाँ के विधायक हो जाते हैं, चाहे जिस पार्टी से आए हों, वो पूर्णतः हम लोगों को अनदेखी करते हैं। वर्तमान विधायक उनसे तो उम्मीद ही नहीं थी, जिस उम्मीद से उनको लोग बनाया उस पर खरा नहीं उतरे, केवल कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि फिर अगला इलेक्शन कैसे होगा, इस चक्कर में है। न कि जनता का कोई भलाई किए हैं, एक भी कार्य कोई दिखा दें वो आज तक नहीं कर पाए हम लोगों के क्षेत्र में, जो देखने लायक और करने लायक हो, व्यवस्थित हो। इसलिए लोगों को उनसे बहुत क्षोभ है। अगला इलेक्शन कांग्रेस और आरजेडी का अगर संभवतः जैसे कंबाइंड लड़ा तो फिर ये आरजेडी के खाते में जाना निश्चित लगता है। ऐसी स्थिति में अगर आरजेडी को मिला तो हमको लगता है कि यहाँ का सीट हम लोग लूज करेंगे। रहा कांग्रेस, तो कांग्रेस से प्रत्याशी अगर हम लोग निस्वार्थ लोगों का सेवा करते आए हैं, आज से नहीं, आज 40 वर्ष से कर रहे हैं। मेरा उम्र 67 वर्ष हो गया। मैं 40 वर्षों से जनता की सेवा में हूँ और निस्वार्थ सेवा में हूँ। एरिया को शांति प्रदान किया हूँ, उसके लिए लड़ा हूँ, पुनर्वास के लिए लड़ रहा हूँ। हम पर पुनर्वास के लिए लड़ने के चलते बांध के विरोध में हमको 302 में भी
फंसाया गया और सारा झेल रहा हूँ। जनता का रुझान है कि आप आइए, लेकिन मैं अभी तक निश्चय नहीं किया हूँ। अगर सरकार हमारे पार्टी की ये इच्छा होगी कि मैं इनको आगे लाऊं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर तो वैसे पार्टी की मर्जी जो करेंगे उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सेवा करूंगा। मेरी जानकारी में कि यहाँ समस्या जो है उससे पहले बहुत समृद्धि थी, यहाँ के अच्छे लोग यहाँ पर निवास किए हैं, तो एक बार अपने यहाँ की व्यवस्था बताएं, कैसे कैसे लोग यहाँ से जुड़े रहे। ये जो हमारा पंचायत है इसका नाम पहले गंगिया पंचायत था और समयांतर में जब दोबारा इसका सर्वेक्षण हुआ, इसमें आबादी के हिसाब से इसका नाम हो गया बर्री पंचायत। बर्री पंचायत के अंतर्गत गंगिया ग्राम में दो हमारे पूर्वज बहुत ही होनहार निकले और विद्वान निकले, जो एक रामजालू बाबू, स्वर्गीय रामजालू बाबू, जो बिहार विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हुए, स्पीकर। दूसरा यहाँ के जिस समय कटरा था उस समय कटरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने स्वर्गीय मिथिला प्रसाद सिंह। उन लोगों के रिजिम में जो विकास हम लोगों के पास हुआ, गंगिया हाई स्कूल हो, गंगिया पुल हो, चाहे नदी हो, चाहे आस हो, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो, वो जो उन लोगों के द्वारा प्रदान हम लोगों को किया गया वही हम लोगों का धरोहर है, जिसके चलते हम लोग आज भी कहीं गंगिया गांव के आज मेरे गांव की ये स्थिति है कि भारतवर्ष में शायद कोई सीट है जिस पर हमारे गांव के लोग अभी भी नहीं हो। हर अच्छे पोस्ट पर आज ही मेरे गांव के लोग हैं। डीएम हैं, डीएम पहले भी पूर्व में डीएम थे महेश नारायण, स्वर्गीय महेश नारायण शर्मा। इसके बाद अभी भी हैं राहुल महिवाल। ये सब अच्छे पोस्ट पर हैं। डिप्टी पीएफ कमिश्नर दिल्ली, ऐसा बहुत पोस्ट है। पीएम के डॉक्टर, राजेंद्र बाबू के प्रथम पीए रामजतन प्रसाद सिंह, ऐसे बहुत ही हमारे यहाँ के विद्वान लोग हैं और अभी भी बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो हुआ उसके बाद हमारे एरिया का जो है सो बिल्कुल निरादर किया गया, जिसमें जानबूझ के किया गया कि स्वर्गीय राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जो बिहार के नहीं भारत के जाने माने कहानीकार थे, और रामलालू प्रसाद सिंह जो बिहार के फर्स्ट स्पीकर थे, उनके गांव को और उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए चक्रव्यूह रच के बागमती नदी को जबरन लखनदेई में प्रवेश करा के इन सारे गांवों को का अस्तित्व खत्म किया गया। जबकि बागमती की जो पुरानी धारा है, जो अपनी धारा है, जो नक्शा में आज भी है, उस धारा को अगर बांधा जाता तो आज ही 84 गांव जो है सो का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। लेकिन इस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जाकर मिला था और उन्होंने यही कहा था कि उस समय अशोक बाबू मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहा था कि अशोक जी इन लोगों को जाकर बचाइए कि हम भी बचेंगे, यही लैंग्वेज था। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और हम लोग लगता है कि भारतवर्ष के और बिहार के नागरिक है ही नहीं। हम लोग को 7 निश्चय योजना से भी मुक्त किया गया। हमारे पंचायत के अंदर 7 निश्चय योजना भी नहीं चलता है। हमारा पूरा का पूरा पंचायत बेचिरागी बनने जा रहा है ये बांध के चलते, और हमारे पंचायत तक बांध का निर्माण हो चुका है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग रोक लगाए हुए हैं कि जब तक हमको पुनर्वासित नहीं किया जाएगा, हमारे मकान का पैसा नहीं दिया जाएगा जमीन का, तब तक हम लोग बांध नहीं बनने देंगे। इसलिए कि हम लोगों का जान माल अस्तित्व खत्म है। वो पैसा बांध बनने के बाद हम लोग मर जाएंगे तो मरने के बाद साला को मिलेगा कि ससुर को मिलेगा या बहनोई को मिलेगा, न जाने सरकार की क्या मंशा है। तो अभी आपने इन समस्याओं को बताया और अपनी समृद्धि को भी बताया। ये गांव, मैं दर्शकों को एक बार पुनः कहना चाहूंगा, ये गांव ऐसा गांव है जहां से हमारे बिहार के प्रथम स्पीकर राम दयालु सिंह जी जन्म लिए थे, जहां उनका निवास था। ये ऐसा गांव है जहां पर राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि जाने माने कहानीकार हैं, उनका गांव है। और उस गांव को अब वो लोग यहाँ के विस्थापित हो रहे हैं। ये गांव खत्म हो रहा है और दूसरे जगह पर इनके अनुसार जाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ सरकार की जो अभी की नीति है
उसके अनुसार इसको यहाँ पर पैसे मिलने हैं और जो अभी सुविधा भी है वो उससे भी गांव वंचित होने जा रहा है। 7 निश्चय योजना यहाँ पर लागू नहीं की जा रही है। हम आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि आप सरकार से चौपाल समाचार के माध्यम से किन बातों को रखना चाहेंगे सरकार के समक्ष, ये बताएं। सरकार के सामने मैं रखना चाहूंगा मुख्य मुद्दा कि पुनर्वासित जो लोग विस्थापन हो रहे हैं उनका पैसा मकान में सहन का तत्काल पेमेंट हो, भुगतान हो, जिससे वो अपनी व्यवस्था रखें और अपने जान माल की सुरक्षा कर सके। दूसरा है कि जो सड़क है केटसा से सैदपुर, उसका जो है सो उत्तर में एक पार्ट 2 पार्ट में बनाया गया है। सैदपुर से बसगट्टा तक एक पार्ट है, बसगट्टा से केटसा तक एक पार्ट है। उसमें बसगट्टा से उत्तर जो फर्स्ट पार्ट है उसका इलाज किया जा रहा है, उसका चौड़ीकरण और ऊंचीकरण हो रहा है। हम लोगों के इधर 4 बार इसका टेंडर हुआ, न जाने कैसा ठेकेदार लेता है कि वो आता है और यहाँ से भाग के चला आता है, कोई भी काम नहीं किया। बाढ़ में जो रोड जहाँ टूट गया आप देखते आए हैं कि जो जहाँ भसक गया उस पर कोई इलाज नहीं किया गया, कोई मरम्मत नहीं किया गया। लोग दिन ब दिन उसमें उलटते हैं, गिरते हैं, गाड़ी गिरती है, मोटरसाइकिल गिरती है, मियाँ बीवी गिरती है, उसमें साथ गिरते हैं, डूबते हैं, लेकिन सरकार से कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इसलिए तत्काल प्रभाव से इलेक्शन से पूर्व अभी वर्तमान सड़क की व्यवस्था हो, पुल, तेहवारा पुल, गंगया पुल, बोगची पुल, बसगट्टा पुल का निर्माण शीघ्र हो ताकि यहाँ का प्रखंड से जुड़ाव हो और इंश्योरेंस जो है उसको पुराने भांति जो है सो लागू किया जाए। ये सरकार से मेरी मांग है कि इन मुद्दों पर हम चाहेंगे कि सरकार ध्यान दे और हम लोगों को भी यहाँ का नागरिक समझे। सत्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आपने इनकी बातों को सुना है, समझा है, तो अपने स्तर से भी कमेंट कर हमें सूचित करें कि आगे कैसे इस गांव का बचाव हो, कैसे इसका विकास हो और कैसे यहाँ वो सारी सुविधाएं लागू हो, सभी लोग अच्छे से रह पाए और इनका जीवन समृद्ध हो सके। आप सभी का, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी यह चौपाल समाचार कार्यक्रम आपको विभिन्न मुद्दों को, जो विशेषकर गांव के क्षेत्र का और मुजफ्फरपुर के जमीनी स्तर का, जमीन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, आपके सामने लाने का प्रयास करेगा। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।